तुम तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। एक खूबसूरत सी लड़की ने अपने घोड़े की लगाम को जोर से खींचते हुए कहा, और तभी वो शेर उस लड़की पर झपट पड़ा। हटो, हटो यहां से। ये कहते हुए एक योद्धा ने उस लड़की को शेर से दूर धकेला और तलवार के एक ही वार में ही उस शेर का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि जन्नत देश का राजकुमार था, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक देते थे। और इंदुमती उसकी प्रेमिका थी, जिसे वो हर रोज युद्ध की ऐसी नई नई तकनीकें सिखाया करता था। इंदु, आज तुम्हारी जान जा सकती थी। हमें तुम्हारी इस तकनीक पर और भी ध्यान देना होगा। इंदु ने राहत की सांस लेते हुए हां में गर्दन हिलाई और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। अगले दिन इंदुमती का जन्मदिन था और वो अपने शयन कक्ष में युग का इंतजार कर रही थी। युग को आने में देर हो गई और वो युग से नाराज होकर बोली, जाओ, नहीं करनी हमें तुमसे कोई बात। अब ऐसी भी क्या भूलोगी हमसे जो बात नहीं करोगी? क्या भूल गए आज का दिन? और तभी युग ने अपनी जेब से एक सुनहरा चमचमाता हुआ हार निकाला और इंदुमती को पहना दिया। जन्मदिन मुबारक हो इंदु। तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता था? तुम तो मेरा एक नाजुक सा फूल हो। अच्छा, तो क्या इस नाजुक से फूल के लिए उस पहाड़ी का फूल तोड़कर ला सकते हो? वो फूल क्या चीज है? तुम अगर कहो तो इस आसमान के सारे चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। ये बड़ी बड़ी बातें ना करो। तुम्हें पता है ना, उस पहाड़ी पर आज तक जो भी गया वो फिर कभी लौट के नहीं आया। इतना सुनते ही कुछ पल के लिए युग के चेहरे पर उदासी छा गई। वो इंदुमती से बोला, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं इंदुमती। इतना कहकर युग अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए महल के ऊपर से सीधे नीचे छलांग लगा देता है और तेजी से उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पहाड़ी पर जाना तो दूर, आज तक कोई उसके करीब भी न जा सका। युग उस पहाड़ी के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी वो इंदुमती की इच्छा पूरी करने के लिए वहां चला गया और कुछ ही देर में युग उस पहाड़ी के करीब पहुंच गया। अब उसे अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस होने लगा था और वो इंदुमती का चेहरा याद करके उस शक्तिशाली आभा के घेरे को चीरता हुआ अंदर घुसता जा रहा था। और ऐसे करके वो उस फूल के करीब पहुंच गया और जैसे ही उसने अपना हाथ उस फूल की तरफ बढ़ाया, अचानक युग को एक जोर का धक्का लगा और वो तेजी से हवा में उड़ता हुआ मीलों दूर जा गिरा। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? और जब युग की आंखें खुलती है तो वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। तभी इंदुमती वहां आती है और युग को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ करना युग, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। तभी युग के कक्ष में उसकी मां और पिता के साथ महान वैद्य चंद्रा स्वामी का आगमन होता है और युग के पिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए महान वैद्य चंद्रा स्वामी को आमंत्रित किया है। उनके पास तुम्हारी समस्या का जरूर कोई न कोई उपाय होगा। और फिर वैद्य चंद्रा स्वामी जी युग के पास बैठकर उसके शरीर का निरीक्षण करते हैं और मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई चिंताजनक विषय है क्या? महारानी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पुत्र को ठीक नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके देख लिया, अब आपके पुत्र को भगवान ही ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर चंद्रा स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। जो युग कुछ महीनों पहले तक सबके लिए एक महान योद्धा था, वो अब एक कमजोर और दुर्बल इंसान बन चुका था। इस वजह से अब इंदु का लगाव युग के प्रति कम होता जा रहा था। वो युग से दूर होती जा रही थी और आखिरकार एक दिन बगीचे में बैठे हुए इंदु युग से कहने लगी, युग, मैं अपने घर जा रही हूं। मुझे अपनी मां से मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं। युग, जो कि फूलों से खेल रहा था, इंदु की बात सुनते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो इंदु से कहता है, वापस कब तक आओगी? कुछ कह नहीं सकती। ये कहकर इंदु अगले दिन अपने घर चली जाती है। इंदु के यूं चले जाने के बाद युग अब हर रोज अपनी बालकनी में खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करता रहता था। इस तरह 7 दिन बीत गए और युग हमेशा की तरह अपनी बालकनी में इंदु का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी मां वहां आती है और वो उससे कहता है, मां, 7 दिन हो गए, इंदुमती अब तक क्यों नहीं आई? नहीं आएगी वो। उसने कहा है कि वो अब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो अब
किसी और को पसंद करने लगी है। ये सुनते ही युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि इंदु उससे नहीं बल्कि उसकी ताकत और हैसियत से प्रेम करती थी। उस दिन के बाद से राजकुमार बिल्कुल मरे हुए के समान हो गया था। अब ना तो उसकी पलकें हिलती थी और ना ही उसकी सांसें चलने का मालूम पड़ता था। अब वो देखने और सुनने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। तो क्या होगा अब आगे? क्या मौत से लड़ पाएगा युग? और क्या उसे अपनी खोई हुई शक्तियां और इंदु फिर से मिल पाएगी? जानने